जो हमारा सबसे छोटा रैंक होता है टीएस नायक, उसकी जो पेंशन थी वो थी 4046 रुपये। जय हिंद साथियों, जो पूर्व सैनिक अपने अधिकारों की और सेना के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वह जारी है और जारी ही रहेगी। आखिर वन रैंक वन पेंशन 2 क्या है और इसको सभी जवानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार की इस पर क्या राय है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सरकार की तरफ से वन रैंक वन पेंशन लागू तो कर दी गई, लेकिन कितने जवानों को मिल रही है। इस वीडियो में आप पूरा लाइव डिटेल देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारी एमएसपी को लेकर के अभी तक सरकार क्या सोच रही है, क्या सरकार की देने की मंशा है या नहीं, या फिर सरकार हमको ऐसे ही टरकाती रहेगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा इस वीडियो में देखिए। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का आपको ज्ञात होगा। वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को 2022 में अनाउंसमेंट किया था और लगभग 2023 में कुछ एरियल कुछ जवानों के पास भी पहुंच चुका था। वहीं पर अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारे हमारे सैनिक भाई हैं जो अभी भी वन रैंक वन पेंशन से वंचित हैं। इसीलिए हम जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी लड़ाई है वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर के। उसका नाम चेंज करके 2 कर दिया गया। अगर बात करूं तो अभी भी हमारे जवानों के बीच में, अफसरों के बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस है। हालांकि डिस्टेंस सदियों से रहा है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को भी लेकर के हमारे जवान और अफसरों के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो गया। खैर, हमारे अफसर और जवान के जो बीच की लड़ाई है वह है इक्वल एमएसपी को लेकर के। उसमें भी हम आपको वीडियो के अंत में बात करेंगे। फिलहाल जो मेरा अभी का मुद्दा है वह वन रैंक वन पेंशन का है। अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इसकी लड़ाई आर पार होनी चाहिए, क्या सभी को वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा होना चाहिए। अगर सभी को वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा दिलाने के लिए, वन रैंक वन पेंशन ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं दी, सरकार ने मंजूर भी की, पर सरकार ने ये नहीं देखा कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवान जेसीयूज के लिए थी। सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के करीब दिया। उसमें से जो जवानों के हिस्से में आया, जो 97% है जिनका हक था इसके ऊपर, उनको मिला 298 रुपये से 1900 रुपये, इतनी बढ़ोतरी हुई। सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी की घोषणा की गई, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया गया और 23,000 करोड़ में से भी जो सिपाही से है जवान रैंक, उसमें से सिर्फ बढ़ोतरी हुई 2300 रुपये तक की। 2006 में एक जो अभी सरकार है, क्या ये जवान और अफसरों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं इसको ख़त्म करेगी या नहीं करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हम सभी का कर्तव्य है वह हम निर्णय पूर्वक कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करूं मैं कांग्रेस सरकार की, तो साथियों आपको बेशक बुरा लग सकता है कि हमारे लिए कांग्रेस सरकार ही ठीक है। हालांकि ये मुद्दा कांग्रेस सरकार के समय का है। वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा उठाया गया था, ये जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी उस समय का ये मुद्दा है। लेकिन जब बीजेपी सरकार 2014 में पहली बार आई, उस समय सरकार ने ये वादे किए थे कि हम जो जवानों के बीच दरार है, जो वन रैंक वन पेंशन की मांग है, हम इसको पूरा करेंगे। क्या इक्वल तरीके से जवानों की मांगें पूरी हुई, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन सभी को मालूम है कि जवान के पक्ष में हर समय लॉस के अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। हम इस लॉस को कैसे भरपाई कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा एक ही इरादा है कि हम सभी जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, सबको इक्वल होना पड़ेगा, सबको एक साथ होना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम लास्ट दम तक अंजाम देने की पूरी प्रयास करेंगे। और हमारे पास यही 3 से 4 महीने का वक्त है। लोकसभा इलेक्शन से पहले जो भी मुद्दे हैं वह सदन में उठाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के दरवाजे खटखटाए जाएं। प्लस जो हमारे पूर्व सैनिक भाई आंदोलन कर रहे हो वह आंदोलन जारी रहे। अगर वह आंदोलन रुक गया तो समझ लेना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सब करने के लिए हर व्यक्ति को इसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो चलने लायक नहीं है तो घर से अपना समर्थन करे
और जो व्यक्ति जाने लायक है तो जहां पर हमारे एक्स सर्विसमैन भाई आंदोलन कर रहे हैं उसका हिस्सा बने और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें। और ये मांगे सरकार को 101% मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार अब किसी की सुनने वाली नहीं है। इसने सभी कोर्ट को खरीद रखा है, कोर्ट से इतनी जल्दी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। अब जो भी बीड़ा उठाना पड़ेगा हम सभी को ही करना पड़ेगा। जब हम हर परिस्थिति को झेल सकते हैं तो ये परिस्थिति भी मेरे वेलफेयर के लिए है। जवान और अफसर के बीच में जो अंतर बना हुआ है सरकार इसको जल्द से जल्द खत्म करे। जवान और अफसर का दोनों के शरीर की वैल्यू एक बराबर है और विदेशों के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री वगैरह में जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान और अफसर को एक बराबर मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है जहाँ पे एक जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। अक्सर आपने देखा होगा कि दिन और रात जो काम करते हैं वह हमारे जवान होते हैं और कहीं पर भी जब मुठभेड़ के अंदर कोई भी हम कितने भी आतंकवादियों को मार गिराते हैं उसमें नाम होता है अफसर का और जितने भी मेडल्स में नाम जाते हैं वह सभी अफसर में जाते हैं। जबकि सेना में 97% जो तादाद है वह जवानों की बताई गई है, सिर्फ 3% ही जो हैं वह अफसर हैं। लेकिन जब हज़ारों की संख्या में जवान शहीद होते हैं तो उन जवानों को कोई भी उस नज़र से नहीं देखता है कि इन जवानों को कोई अवार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या केंद्र सरकार की उस समय आंखों पर पट्टी बंधी होती है जब 50-50 जवान हमारे एक साथ शहीद हो जाते हैं और जहां पर अफसरों का नाम वहां पर भी नहीं आता। इसी से आपको देख करके पता चलता होगा जब 50 जवान शहीद हो सकते हैं तो क्या उस शहीदों के बीच में एक अफसर होगा या नहीं होगा। जबकि सेना में सभी को जो वर्दी दी गई है वह दुश्मन से और अपनी पड़ोसी देशों से अपने देश को सुरक्षित रखने की वर्दी दी गई है। तो जब हमारी वर्दी एक है तो इक्वल नज़र से हमको सरकार क्यों नहीं देखती है। दिन और रात काम तो मैं करूं और अवार्ड के लिए जब नाम जाए तो वह अफसर का जाए जो कि सिर्फ सेना में 3% ही सेवारत हैं। ये हमारे एक्स मैनों की जो मांगे हैं सरकार इसको अनदेखी क्यों कर रही है। सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि आज जो देश सुरक्षित है वह हमारे जवानों के प्रति है। हमको खुद उस चीज़ को मानना पड़ता है कि ये हमारा है तो हमारा है, ये चाइना का है तो ये चाइना का है, ये पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का है। ये जो सरहद की सीमाएं हैं, ये जो हमारे देश की सीमा है ये सुरक्षित हैं तो आज जवान के प्रति हैं और जवान के बीच में इतना बड़ा मतभेद सरकार बनाती जा रही है। आगे आने वाले भविष्य में क्या सेना टूट सकती है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सेना के जो रूल्स फॉलो 98, 97 यानी 2006 तक जो रूल फॉलो होते थे वह आज फॉलो नहीं हो रहे हैं। अफसरों की तानाशाही हर जगह इतनी है और ये सिर्फ तानाशाही सरकार को बढ़ाती है, सरकार इनको बढ़ाती है, इसीलिए तानाशाही होती है हर जगह। सरकार भी अगर जवान को नीची नज़र से देखेगी तो वो तो सेना के अफसर हैं और उनको तो ये सिखाया जाता है कि अफसर और जवान के बीच में कितने कदम का फासला रखना चाहिए। अफसर सोचता है कि अगर सेना बिजी है तो कमांडर इजी है और अगर कमांडर इजी है तो सेना बिजी है, अगर कमांडर बिजी है तो सेना इजी है। ये सब चीज़ें जब सिखाया जाता है तो इसी को आगे जब हम बढ़ावा देते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कोई अफसर आज दिन तक आपने देखा होगा किसी अफसर ने सुसाइड नहीं किया है। हमारे जवान क्यों सुसाइड करते हैं इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। इस रीज़न को भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा। फिलहाल जो मेरा मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन का, इसको उठाने का, और ये आज से नहीं बात करूं तो 2008 से 2010 से इस मुद्दे को उठाया गया था और लगभग 10 साल बाद इस मुद्दे पर राहत मिली जब बीजेपी सरकार थी। पहले भी बीजेपी सरकार थी जब अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद की थी, यानी एक आदेश आया था
कि 2004 के बाद जो भी अर्धसैनिक बल भर्ती हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। आखिर ये कौन सा न्याय है? क्या सरकार सभी की पेंशन बंद कर दे? विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी ये घूम रहे हैं सबकी अगर पेंशन बंद कर दे तो एक अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद करे तब तो ठीक भी है। लेकिन जो एक एयर कंडीशन में बैठा है सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन के, उसको तो पूरा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो एक जवान सरहद पर शहीद हो रहा है वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और कभी आंदोलन करता है, कभी किसी एमपी के पास जाता है, किसी एमएलए के पास जाता है। ये कहाँ का न्याय है? तो सरकार को इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अगर सेना को चलाना है सुरक्षित हाथों से तो सबसे पहले सेना में अफसर और जवान को इक्वल नज़र से देखना चाहिए। वह अधिकारी आया है और जो जवान है वह कर्मचारी है, तो एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच में जितना बड़ा फैसला होता उतना जायज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा फैसला करना भी गुनाह होता है। तो सरकार ने इन चीज़ों पर कोई भी गौर न करते हुए जहां पर भी जोखिम दिए हैं वह हमारे सैनिकों को ही दिए हैं। चाहे वो किसी भी संबंध में आप ले लीजिएगा, सारे कैंप अफसरों को लागू हैं। अफसर की अगर फैमिली जा रही है डिस्पैच होकर के तो जो सामान जाता है वो क्लैंप पे भी लागू है। लेकिन जब हम अपने क्लैंप की बात करते हैं तो उसी क्लैंप को लेकर के बहुत सारे घुमा फिरा करके बात को रखते हैं, लेकिन क्राइम हमारे अंदर भी है। आप ऐसे मान के चलिए, जब एक जवान टीडी जाता है, टेम्परेरी ड्यूटी कहीं जाता है, तो वो अपने पार्ट 1 के लिए बोलता है, हेड साहब के पास जाता है तो हेड साहब उसको बोलते हैं कि आपको ये लागू नहीं है। वो हमको इतने रूल बता देते हैं कि ये 500 किलोमीटर से ऊपर है या 500 किलोमीटर से नीचे है, आपको इतना किलोमीटर चलने के बाद भी टीडी का पैसा लागू होता है। लेकिन क्राइम सबसे बड़ा हमारे पास में है, क्योंकि हमारे बीच ही जो ओआरएस रैंक के भी क्लर्क ट्रेड से जो भर्ती हैं वो हमारी आधे अधिकारों का हनन वहीं पर कर देते हैं। जब जवान अपनी फाइल को लेकर के और उनके पास जाता है तो उसमें से 1000 कानून पढ़ के और जवान को वापस कर देते हैं। काम तो कोई करना नहीं चाहता, हराम का दुनिया खाना चाहती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग है कोरोना काल का डीए इक्वल एमएसपी और आरओपी 2 को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। उसके बाद में लास्ट जो मांग है हमारी 8वां पे कमीशन, सरकार जल्द से जल्द उस पर भी शेड्यूल लागू करे और उसको भी लागू करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं लेता हूं अनुमति। सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद।